अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे पार्ट 2 ऑफ नॉन रीजनिंग क्वेश्चन सेकेंड ईयर जोलॉजी डीजे कॉलेज के पेपर सॉल्व करेंगे। उसके बाद जो है हमारे पास हमने पार्ट 1 में कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, बाकी क्वेश्चन हम पार्ट 2 में सॉल्व करेंगे। तो पार्ट 2 में जो क्वेश्चन आया है उसमें हमें पूछा गया है कि न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं, हमें उसकी एग्जांपल देनी है। तो इसके लिए आपको अच्छे से याद रखना है कि न्यूरोट्रांसमीटर्स जो होते हैं बेसिकली वो केमिकल होते हैं। केमिकल मैसेंजर इसलिए कह रहे हैं कि ये क्या करते हैं, ये बाइंड करते हैं विथ रिसेप्टर्स ऑन पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है और ये पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये एक्सॉन टर्मिनल है यहाँ पे, और यहाँ पे जो है न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं और जाके वो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से जाके बाइंड करते हैं। पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से बाइंड करने के बाद क्या करते हैं, ये चैनल ओपन कर देते हैं और वहां पे जो है फिर उसके रिसेप्टर वगैरह से अपना ये केमिकल बाइंड करके आगे पूरा एक्शन पोटेंशियल ट्रांसफर करके एक्शन पोटेंशियल को अपना प्री साइनेप्टिक से पोस्ट साइनेप्टिक तक लेके जाते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर जब अपना काम पूरा कर देते हैं, जब एक्शन पोटेंशियल का टाइम पूरा हो जाता है, तो फिर क्या होता है, यही न्यूरोट्रांसमीटर जो हैं क्या हो जाते हैं, रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं प्री साइनेप्टिक सेल के जरिए, और वो उसको दोबारा रीयूज कर लेते हैं, ठीक है, नेक्स्ट टाइम के लिए। तो न्यूरोट्रांसमीटर कितने तरह के होते हैं, एक इनहिबिटरी होते हैं, एक्साइटेटरी होते हैं। ये अभी इतनी डिटेल में नहीं पढ़ाया है, आपने बस याद रखना है कि न्यूरोट्रांसमीटर की एग्जांपल्स क्या होती हैं। एसिटाइलकोलिन होता है, नोरापिनेफ्रिन होता है, ग्लाइसिन, गाबा, डोपामिन भी होता है जिसकी वजह से पार्किंसन डिजीज होती है। ये पूछा जाता है एमसीक्यू में कि डोपामिन की वजह से पार्किंसन डिजीज या पार्किंसन डिजीज में कौन से न्यूरोट्रांसमीटर में मसला होता है, डोपामिन में। और उसमें ड्रग कौन सी यूज की जाती है, लियोपोल्ड, जो हमारी बॉडी में जाके इनटू डोपामिन चेंज हो जाती है। ये चीजें पार्किंसन डिजीज की हैं, ये याद रखनी है, एमसीक्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट है और नॉन रीजनिंग के लिए भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, जो कि है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि हमें हीमोडायलिसिस के बारे में बताना है। अब हीमोडायलिसिस में क्या होता है, एक मशीन का, यानी कि किडनी मशीन टाइप, या हम आर्टिफिशियल किडनी भी उसे कह सकते हैं, उसका यूज किया जाता है। और ये चीज करती क्या है, ये हमारी जो है मतलब इसके अंदर जो है ये एक फ्लूइड रखती है अपने अंदर, यहाँ पे हम इसके अंदर एक फ्लूइड डाला जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, डायलिसेट। अब ये डायलिसेट में मतलब इस हीमोडायलिसिस में होता क्या है कि जो ब्लड होता है ना, जो कि पंप किया जाता है बॉडी से, ब्लड जो है पंप्ड होता है रिपीटेडली थ्रू अ ट्यूब लाइक सेमी पार्शियली परमिएबल मेम्ब्रेन। एक पार्शियली परमिएबल मेम्ब्रेन जो कि मतलब डायलिसेट के अंदर डली भी होती है, उसमें से बार बार ब्लड जो है पंप हो रहा होता है। और जब वो पास हो रहा होता है ना ब्लड डायलिसेट में के अंदर से, मतलब उस फ्लूइड के बाहर से, मतलब अंदर से जो ट्यूब पास हो रही है उसके जरिए वहां से पास हो रहा है, तो उस दौरान क्या होता है कि जो डायलिसेट के अंदर से पास होते हुए ना सारा जो वेस्ट होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट होता है या जितने भी एक्सेस सॉल्ट्स वगैरह होते हैं, वो डिफ्यूज हो जाते हैं फ्रॉम ब्लड टू डायलिसेट। अब वो एक्सेस मटेरियल या जो भी वेस्ट था वो चला गया डायलिसेट में, और प्योर ब्लड यानी कि ब्लड की जो सफाई हो गई एक तरह से कह सकते हैं, वो ब्लड जो है वापस सर्कुलेशन में भेज दिया जाता है। और इस तरह से जो है हमारा ब्लड जो किडनी का जो फंक्शन नहीं हो रहा था, किडनी फेलियर वगैरह की वजह से ये किया जा रहा होता है, रीनल फेलियर की वजह से, तो ये हमारा टारगेट अचीव हो जाता है। और इससे होता है क्या है कि 6 से 8-10 घंटे तक का प्रोसेस होता है, और ये हफ्ते में कोई 3 दफा परफॉर्म किया जाता है, जिसके अंदर डाइट और प्रॉपर फ्लूइड इनटेक वगैरह का भी बहुत ख्याल रखना पड़ता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि हमें बताना है यूनिफैक्टोरियल डिफेक्ट्स क्या होते हैं। यूनिफैक्टोरियल डिफेक्ट जो बेसिकली होते हैं ना, वो जो है एक जीन की वजह से होते हैं, सिंगल डिफेक्टिव जीन की वजह, यानी एक जीन में डिफेक्ट आया और उसकी वजह से डिजीज हुई है, तो उसे हम कहते हैं, यानी कि एक पेयर ऑफ जीन्स या किसी एक ही तरह की जीन्स जो एक ट्रेट को कंट्रोल करके उस डिजीज को करवा रही होती है, उसे हम कहते हैं यूनिफैक्टोरियल डिफेक्ट। उसके एग्जांपल में हमारे पास आता है हंटिंगटन्स डिजीज एंड सिस्टिक फाइब्रोसिस। ये जो है आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि इसकी एग्जांपल क्या है या ये कौन सा डिफेक्ट है। ये भी पूछा जाता है कि एक जीन की वजह से कौन सा डिफेक्ट होता है, या एक से ज्यादा जीन अगर कोई ट्रेट को डिजीज मैनिफेस्ट या कोई डिजीज को मैनिफेस्ट करवा रही है, तो उससे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं मल्टीफैक्टोरियल डिफेक्ट्स, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि यहाँ पे हमें कॉजेटिव एजेंट्स बताने हैं। ये जो है आपके लास्ट चैप्टर्स में ना, मतलब बुक में एक चार्ट टाइप बना हुआ है, उसमें बताया हुआ है कि कौन सी डिजीज जो है कौन से ऑर्गेनिज्म या कॉजेटिव एजेंट की वजह से होती है। ये बहुत छोटा सा चार्ट है, इतना कोई बड़ा नहीं है, मतलब उसमें से आपने सब नहीं याद रखना है, लेकिन एटलीस्ट आपने ये याद रखना है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म जो है कौन सी डिजीज करवा रहा है। ये दोनों चीजों के लिए इंपॉर्टेंट है। मे बी आपको रीजनिंग में आपको 3-4 नाम दे दिए जाए, जैसे यहाँ दिए हुए हैं कि कौन सी डिजीज में कौन सा ऑर्गेनिज्म करा रहा है, या मे बी आपको नाम दे के डिजीज पूछ ली जाए, और मे बी पॉसिबल
कि वो आपसे MCQ में ये वाली बात पूछ लें। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आप याद कर लीजिएगा बहुत सेफ साइड के लिए। तो ट्यूबरक्लोसिस जो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस कराता है, न्यूमोनिया जो है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया कराता है, टाइफाइड जो है वो सैल्मोनेला टाइफूजा कराता है, एंड कॉलरा जो होता है विब्रियो कॉलरा कराता है। यहाँ पे जो है हमारे डीजे कॉलेज के नॉन रीजनिंग क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। अगर आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।